हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्त? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से लीन होंगे, अपने प्रैक्टिस में अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए आज की हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं कि बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 15। कौन सा? जीके जीएस का 15वां सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास और जितने भी ग्रुप है हर जगह शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय ग्राफ का ढाल होता है। बताइए, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय ग्राफ का ढाल कैसा होता है? आलेख का ढाल कैसा होता है? तो इसका जो आलेख का ढाल होता है वह कैसा होता है? तो वह शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन नंबर शून्य होता है। जे इस प्रकार देखिए आपका ढाल होता है। ये आपका आलेख हो गया और ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसको एक मान लीजिए, फिर इस पर यहाँ से एक मान लीजिए। ठीक है, तो यानी कि इसका में जो ये सीधी एक रेखा गया और यहाँ से देखिए जो वेग इधर वेग मान लीजिए। ठीक है, ये इधर वेग मान लीजिए और इधर जो है समय समय मान लिए। ठीक है, तो अभी इसका जो ढाल होता है देखिए इस तरह से कुछ ढाल होता है। इसका कुछ ढाल क्या है? इस तरह से होता है। यानी ये जो आपका ढाल होता है वह इस तरह से ढाल मिलेगा। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ में टेन थीटा जो या ढाल या प्रवणता से वस्तु का क्या है? त्वरण मिलता है। ठीक है, ज्ञात किया जाता है। इतना क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कि भारी जल का अणुभार है। बताइए भारी जल का अणुभार कितना है? तो भारी जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 20 होता है, 20 होता है। भारी जल का अणुभार कितना है? 20 यानी 20 होता है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O। क्या होता है? D2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है, जिसका नाम होता है क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम क्या होता है? ड्यूटेरियम टेरियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, ऑक्साइड ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसका नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक है। जिसके यानी कि इसका जगह फार्मूला कैसे निकालते हैं? 20 यानी D2O होता है। क्या फार्मूला क्या होता है? D2O अभी आपको बताया गया। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि यानी कि 2 गुणे 2 कितना है? 2 गो है। तो ड्यूटेरियम क्या है? 2 गो है। प्लस हाइड्रोजन के 16, हाइड्रोजन का 16 हो गया। यानी इसका कितना हो गया? तो 2 दूनी 4 और 16 4 20 हो गया। यानी कि हाइड्रोजन का 20 हो जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? तो मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर है? चलिए उसके बाद एक और आपको बताया कि भारी जल की खोज किसने किया था? तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किए थे भारी जल का खोज? तो यूरे नामक वैज्ञानिक, यूरे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, नामक वैज्ञानिक ने किया था। यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसकी खोज किया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। कौन क्या बोलते हैं? उसे पश्चिमी विक्षोभ बोलता है। ऑप्शन नंबर ए बोला जाता है, पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। और आपको बताते हैं कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होता है? किस कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। किस कारण से? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। क्या? दक्षिण 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 पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यह वर्षा सबसे ज्यादा यानी कि होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम बताइए। जलीय विलयन में क्षार धातुओं का अपचायक का सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले यानी इसका सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? लिथियम। देखिए लिथियम किस में है? तो फर्स्ट में है। ठीक है, लिथियम। उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बोला गया करेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि ये जो धातु है, ये धातु कौन सा है? तो आवर्त सारणी के प्रथम समूह का धातु। किसका? प्रथम समूह का ये धातु है। ठीक है, प्रथम समूह का ये सब धातु है। और प्रथम समूह में सभी तत्वों को क्या है? क्षारीय धातु कहा जाता है। इन सभी को क्या है? क्षारीय धातु कहा जाता है। जैसे देखिए लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आते हैं। जो दो सिर्फ नहीं दिया है, हाइड्रोजन और फ्रांसियम, लेकिन बाकी सारे दे दिया है इसमें। ठीक है,
अब यहाँ पर बोला है कि जो क्षारक जल में विलय होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोला जाता है जो क्षारक है जल में विलय होते हैं। तो धातु से अभिक्रिया करने पर जो क्षारक होता है लवण और हाइड्रोजन देता है। कौन से? धातु से जब कोई भी क्षारक अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन देता है। इतना क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? बताइए किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो वेग और चाल का, किसका? वेग और चाल का। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। वेग और चाल का भौतिक राशियों का मात्रक जो है समान होता है। अब बताइए वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्या है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। या बोले चाल का ऐसा ही मात्रक, तो ये भी चाल का भी सेम मात्रक होता है। ठीक है, चाल का भी यही होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और अब एक और बताते हैं कि ऊर्जा, इसमें क्या है? ऊर्जा रहा है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, जूल होता है। क्या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जूल होता है। और बल, एक होता है बल, बल का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन। न्यूटन जिसको सूचित किसे करते हैं? कैपिटल एन से सूचित करते हैं। किसे? कैपिटल एन से सूचित करते हैं इसको। अब दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दूरी का वह मीटर होता है। ठीक है, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है। क्लियर है? चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? बताइए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के विज्ञान के संवर्धन को कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या है? जमीन पर फैलने वाली शाकीय सब्जियों की जो कृषि का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर का अध्ययन आता है। वो सब कितने किसके अंतर्गत आता है? तो ओलेरी कल्चर का अंतर्गत आता है। यही आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला कि ओलेरी कल्चर आखिर किसे कहते हैं? यानी जमीन पर जितने भी फैलने वाले शाकीय सब्जियों की कृषि होती है तो वो सारे क्या है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए आता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी किसे कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं फलों का अध्ययन। किसे? फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन बोला, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोला है। फलों का अध्ययन क्या है? पोमोलॉजी बोला जाता है। और एक आ जाता है हमारा एंथोलॉजी, सॉरी फ्लोरोलॉजी सब हो गया। अब आता है एक याद रखिए कि एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? वह फूलों का अध्ययन सिर्फ कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या है बोला जाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी बोला गया। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी याद रखिएगा। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। पोमोलॉजी किसका? तो फलों का अध्ययन। ओलेरीकल्चर किसका? तो जो जमीन पर फैलने वाली सब्जी होता है, साग के सब्जियों का अध्ययन क्या बोलता है? तो वो ओलेरीकल्चर बोला जाता है। और फूलों के संवर्धन का विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। इतना क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? बताइए निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक। जैसे ऑप्शन नंबर मिला है, ऑप्शन कौन कौन सा है? यहाँ पर देखिए क्या बोला गया? नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? तो आइजिया बर्लिन बोला है। कौन? आइजिया बर्लिन। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। आइजिया बर्लिन जो है ऑप्शन नंबर बी बोला जाता है। आइजिया बर्लिन ऑप्शन नंबर बी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आइजिया बर्लिन बोला जाता है। यानी कि इसका नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? अपनी एक पुस्तक दिया था। कौन पुस्तक? द कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी। क्या बोला गया? सॉरी, टू कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बोला। क्या है? कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी बोला गया। लिबर्टी बोला। टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी जो है इनके द्वारा दिया गया पुस्तक का है। ठीक है, और स्वतंत्रता का आधार किसके? दमन का अभाव है। स्वतंत्रता का आधार क्या बोलाता है? दमन का अ, अभाव बोला जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? बताइए कौन राज्य करों के लिए वसूल के जिम्मेदार था? समाहर्ता। केवल समाहर्ता जो है इसके जिम्मेदार था। समाहर्ता इसका जिम्मेदार था। अब बताइए कि सनिधाता मौर्य काल में
राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता जो था, सन्निधाता इसमें जो दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड कि वह मौर्य काल में राजकीय कोषाध्यक्ष अध्यक्ष था। क्या था कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था। और समाहर्ता जो है वह आय का संग्रह कर संग्रह करता था। वो यानी कि वह आय का जो भी आय आते थे जाता था तो उसके क्या संग्रह करता था ये समाहर्ता। ठीक है, मौर्य काल में कौटिल्य के शासन में। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? बताइए किस वर्ष में हुई थी? ये जो कब हुई थी तो 1688 ईस्वी में हुई थी। कब? 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1688 ईस्वी में हुआ था। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसके दो नाम क्या थे, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या फिर बोला तो गौरवशाली क्रांति। ये दोनों नाम सेम है। ठीक है, अब बताइए गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं क्या? गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति भी इसको कहा जाता है। तो इंग्लैंड में जो 1642 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 1642 में हुआ था। 1642 में जो है इंग्लैंड में गृह युद्ध का शुरुआत हुआ था 1642 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? तो 7 वर्षों तक गृह युद्ध चला था इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो आसमान का नीला रंग होने का कारण है, बताइए किस कारण से? आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान का नीला रंग होने का कारण है हमारा क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। कितना क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। किस कारण का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, और अब बोला कि प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और तथा बैंगनी रंग के प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब कहिए कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो वायु में उपस्थित धूलकणों के द्वारा टकराकर प्रकाश का जो सभी दिशाओं में फैलने की घटना प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो केवल रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? केवल रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब बताइए मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना ये कैसा परिवर्तन है? मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कागज का जलना ये भी कैसा? रासायनिक परिवर्तन है। और दही का जमना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इतनी क्लियर है? चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? तो बताइए कब पारित हुआ था? तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1974 में बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। 1974 में बोला गया। ऑप्शन नंबर बी बोला गया 1974 में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें एक और बात कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम क्या था? बियाडा एक्ट था। क्या नाम था? बियाडा एक्ट। बियाडा बियाडा एक्ट था। ठीक है, बियाडा एक्ट इसका क्या संक्षिप्त नाम था? बियाडा एक्ट इसका संक्षिप्त नाम था। तो इस अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया। कि कब किया गया था? 2017 में इसका अधिनियम का संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में बोला है कि एड्स एक जनित रोग है। डॉट डॉट कौन सा जनित रोग है एड्स से? एड्स कौन सा जनित रोग है? तो वो है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। अब इसका देखिए एड्स एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? AIDS बोला गया। ठीक है, AIDS। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोला जाता है। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। किस कारण से होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है एड्स। ठीक है, तो एड्स का पूर्ण रूप में है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो वायरस जनित रोग अन्य रोग क्या है? तो ये देखिए वायरस एक तो सॉरी विषाणु से जनित रोग ये हो गया एड्स से। और भी रोग कौन कौन से होते हैं? तो एक पोलियो हो गया, एक खसरा हो गया, एक मेनिंजाइटिस हो गया, और गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक, जुकाम। ये सब जितने भी रोग है आपको बताया जा रहा है
सारे के सारे के विषाणु के द्वारा जनित रोग हैं। और कवक के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? तो दाद खुजली, खाज और एथलीट फुट, ये सब जितने भी हैं वो किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? बताइए, निम्न में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो लोवलजिन दवा एक जो है पीड़ाहारी है। लोवलजिन दवा क्या है? पीड़ाहारी है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। लोवलजिन दवा पीड़ाहारी है, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। क्लोरोमाइटिसिन ये किसकी बताइए? क्लोरोमाइटिसिन यह कौन सी दवा? तो टाइफाइड की दवा। क्लोरोमाइटिसिन जो है टाइफाइड की दवा है। क्लोरोमाइटिसिन टाइफाइड की क्या है? दवा है। याद रखिएगा, टाइफाइड की ये किसकी दवा है? तो टाइफाइड बोला गया। ठीक है, टाइफाइड की यह दवा है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक दवा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखिए बोला गया कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बताइए, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन? हिरण जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।